EVS पेपर 6 क्लास 4 यूनिट 5। चलिए, पेज नंबर आपका है 'फ्लोरा फौना' हो गया था ना, वाटर करना था। पेज नंबर 342 है हिंदी मीडियम में, ठीक है। क्वेश्चन है वाटर, जल, कि भाई जल से आप क्या समझते हो, इसमें पाई जाने वाली जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो भाई जल के बारे में आप सिंपल सी बात बता सकते हो कि हमारी बॉडी को ठीक रखने के लिए जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें प्योर वाटर यानी क्लीन वाटर, प्योर नहीं क्लीन वाटर पीने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इम्प्योर वाटर अगर हम पियेंगे, गंदा पानी अगर हम पियेंगे, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, इसके लिए ये नुकसानदेह होगा। ये हेल्थ जो है हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। हमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं जब हम गंदा पानी पीते हैं। इस तरीके से आपने शुरू करना है, इसलिए क्लीन वाटर जो है वो पीना बहुत ज़रूरी है। क्लीन वाटर जो होता है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, एक तो ये इम्प्योरिटीज से दूर होता है और प्लस इसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो फिर ये शुद्ध जल की विशेषताएं दे रखी हैं, क्लीन वाटर, प्योर वाटर कह लो इसको, वैसे प्योर वाटर कहना नहीं चाहिए, प्योर वाटर नहीं पिया जाता है। क्लीन वाटर की विशेषताएं दे रखी हैं कि अम्लीय जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जल का क्षारीय होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि वाटर जो है इसके अंदर कुछ मिनरल्स जरूर होने चाहिए। जल जो है वो साफ, चमकीला और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें नीली नीली आभा होनी चाहिए, नीली नीली सी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि बेटा तुम्हारे बाइकार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो अच्छा जल जो होता है वो आपको क्या करेगा, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। जल किसी प्रकार से दूषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें, ये सब आप जानते हो। और अशुद्ध वाटर जो होता है इसको हम पॉल्यूटेड वाटर कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेड वाटर वो होता है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि अशुद्धियां होती हैं हमारी, जो दूषित पानी होता है हमारा। तो जैसे इसमें कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं हमारी घुली हुई अशुद्धियां, ठीक है। घुली हुई को क्या बोलते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। सॉल्युबल कौन सी होती है, घुली हुई अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि कोई गैस हो गई उसके अंदर, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ घुल गया है। और अघुलित जो होती हैं वो जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, बीमारी पैदा करने वाली जो चीजें होती हैं वो हो गए, ठीक है, कीड़ों के अंडे हो गए, पशुओं की गंदगी हो गई, ठीक है, धूल मिट्टी हो गई, कूड़ा करकट हो गया, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। इसके बाद आपका आता है मृदु जल। मृदु जल होता है बेटा, मृदु जल होता है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर में पीने में मीठा लगना चाहिए, स्वादिष्ट लगना चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टेबल होना चाहिए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर खाना पकाया जाना चाहिए, अच्छी तरीके से खाना पक जाए, ठीक है। साबुन जो है वो अच्छे से घुले, खूब झाग निकले उसमें से, ऐसा पानी होता है वो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बता देना, ये तुम्हारा ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, लेदर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हार्ड हार्ड वाटर आ जाता है।
हार्ड वाटर जो होता है ये खारा पानी होता है बेटा, ठीक है। सेलाइन होता है ये तुम्हारा भारी पानी होता है, इसमें कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, जैसे कि वो होता है ना तुम्हारा बोरिंग का पानी, तो उसको नहीं पिया जाता है, ठीक है। इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है ये, ठीक है। इसमें आप कुकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपका लेदर जो है वो भी नहीं बनता, लेदर यानी कि झाग भी नहीं बनता अगर आप इसमें साबुन घोलोगे तो, ठीक है। इसके बाद इसमें आ रहा है इसके नुकसान क्या है, हार्ड वाटर के डीमेरिट्स क्या है। तो डीमेरिट्स एक तो ये है कि बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस कम पे बॉयल होने वाली चीज़ है, तो यानी कि इसके अंदर खाना जो है वो ढंग से नहीं पकेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका टेस्ट जो है वो खारा होता है, अच्छा टेस्ट नहीं होता, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सिंचाई के लिए भी कठोर जल अनुपयोगी है, यानी कि आप इरिगेशन वगैरह भी इससे नहीं कर सकते, इसके लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, क्लीनिंग के लिए भी नहीं अच्छा है, लॉन्ड्री आपके कपड़े धोने के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें झाग नहीं बनता है, ठीक है। ये इसके नुकसान बता देना। और फिर इसमें बताना बेटा पानी में सोर्सेज ऑफ वाटर, क्या बताऊं मैं इन सब में। सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर एक तुम्हारे स्थलीय जल हो गए बेटा, ठीक है, लैंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारे लेक आ जाते हैं, रिवर्स आ जाती हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स आ जाते हैं, झरने वगैरह, तालाब, नदी। और एक तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा होता है इंटर टेरेस्ट्रियल वाटर, पानी के जमीन के नीचे का जो पानी होता है, ठीक है। जैसे कि आपके कुएं हो गए, हैंडपंप हो गया, इस तरीके से। फिर अब ये विधियां बता रखी है इसमें, चलो इसको हटाओ। फिर करना कि पोल्यूटेड वाटर जो होता है इसको आप, इसका आपकी हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये आप खुद से बता सकते हो कि भाई बीमार कर देगा, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें आपने बताना है मेथड्स टू क्लीन वाटर। तो मेथड्स टू क्लीन वाटर में हम बचपन से करते आ रहे हैं, बॉइलिंग हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, अलग अलग मेथड्स हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ठीक है। फिजिकल के अंदर जैसे आपने बॉइलिंग कर दिया, ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो जो याद आ जाएंगे वो लिख देना। आरओ, एक्वागार्ड हो गया, अब हमारे आरओ आने लग गए हैं, क्लोरीन हो गया, लाल दवा, ब्लीचिंग वगैरह, ये सब बता देना। एलम डाल देते हैं, फिटकरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेल्टर। शेल्टर में बेटा घरों के बारे में बताना है, एक तो कि आवास क्या होता है, सबका आवास होता है, हर किसी को छत चाहिए होती है रहने के लिए, ठीक है। तो हर कोई अपना एक आवास बनाता है, एक शेल्टर बनाता है, कुछ शेल्टर्स के नाम लिख देना इसमें। फिर इसमें टाइप्स बता देना बेटा शेल्टर के, जैसे कि लैंड शेल्टर होता है जो जमीन पे रहने वाले होते हैं तुम्हारे, ठीक है। फिर तुम्हारा वाटर शेल्टर होता है मछली वगैरह का। फिर तुम्हारा ग्रास होती है, ठीक है, ग्रास लैंड्स होते हैं। ग्रास लैंड्स में तुम्हारे क्या बोलेंगे, जो तुम्हारे जीव होते हैं वो यूजुअली ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। इसके बाद डेजर्ट्स का बता देना इसमें, ठीक है।
फिर माउंटेन्स बता देना, माउंटेन्स पे जैसे तुम्हारी हिमालयन गोट होती हैं, शीप होती हैं, ठीक है। फिर इसमें लेक्स एंड रिवर्स बता देना, ओशंस बता देना, ये सारे शेल्टर्स हैं अलग अलग। फिर इसमें कॉम्पोनेंट्स ऑफ शेल्टर वाला जो पार्ट है ना उसको बस पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें इतना, बस इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे ना शेल्टर वाला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन का अच्छे से बता देना, ठीक है। तुम्हारे 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, वाटर और एयर होते हैं। पहले ये बता देना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन की, ठीक है। फिर इसमें हमारा सड़क पे चलने वाला होता है, एक हमारा रेलवेज होता है, एक हमारा रोडवेज होता है, एक हमारा वाटरवेज होता है, ठीक है, एक हमारा एयरवेज होता है। ये फास्टेस्ट है, ठीक है, ये चीपेस्ट है, नहीं वाटरवेज चीपेस्ट होता है, नहीं नहीं, चीपेस्ट कौन सा होता है? चीपेस्ट कौन सा होता है? रेलवेज होता है कि वाटरवेज होता है? इनके बारे में बता देना थोड़ी चीजें, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपके दे रखे हैं आपकी बुक में, एक तो रेल के नाम, एक तो रोड के नाम, वाटरवेज के नाम, ठीक है, शिप विप के नाम, जहाज वहाज के नाम पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों की बुक में दे रखे हैं। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट समझा देना, ठीक है। फिर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बता देना कि भाई ट्रांसपोर्ट आया तो उससे क्या हुआ, तो ट्रांसपोर्ट आया तो भाई हमारी टाइम और एनर्जी दोनों बचने लग गई, हम जल्दी किसी भी जगह पे पहुंचने लग गए, ठीक है। 4 दिन का सफर 6 घंटे 3 घंटे के अंदर चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से तरक्की होने लग गई, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स ये हैं कि इससे क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बढ़ने लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर तरफ पोल्यूशन बढ़ने लग गया आपका, और घटनाएं होने लग गई बहुत ज़्यादा, लोगों की जान जाने लग गई, ये सारी चीज़ें बता देना। इसके बाद यात्रा करने का जो उद्देश्य है बेटा, यात्रा को बस रीड कर लेना, इसमें इतना कोई क्वेश्चन आया नहीं है यात्रा पे। फिर कम्युनिकेशन बता देना, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जब हम हमारी एक बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैं और आप अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक सेंडर होता है बेटा, एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो इसमें बता देना कि कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग होता है, जैसे देश विदेश में होता है, राज्य से राज्य में होता है, दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ज़रिए से हम अपने घर में बैठे ही किसी से भी कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स बता देना कि अगेन वही टाइम और पैसा बचता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के ज़रिए से घर बैठे हो जाती हैं, देश विदेश की खबरें हमें मिल जाती हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए से, ठीक है। इसके बाद आपका ये मैन मेड थिंग्स वाला जो है बेटा, ये तो पढ़ लेना, इसमें भी कोई क्वेश्चन आ नहीं रखा, ठीक है। आदमी ने जो चीजें बनाई हैं वो सब पढ़ लेना। इसके बाद स्पिनिंग वीविंग वाला भी रीड कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ग्लास वाला जो है पेज नंबर 364 पे, कांच, इसको पढ़ना, ठीक है। कि कांच जो होता है, ग्लास जो होता है तुम्हारा, सिलिकेटों के अक्रिस्टलीय मिश्रण से बनता है, इसमें सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। मिश्रण जल और अम्लों के साथ अविलय होता है, इसको पकाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर इसको एक बर्तन का आकार दिया जाता है, ये सब बता देना। प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा,
प्लास्टिक के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, 8 नंबर में आता है इसमें क्वेश्चन। तो प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कभी गलता सड़ता नहीं है, ठीक है। बस इसका शेप जो है वो बदला जा सकता है। दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं बेटा तुम्हारे, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। ये जो प्लास्टिक होता है इसको गर्म करके दोबारा से मोल्ड किया जा सकता है, मतलब इसका आकार चेंज किया जा सकता है। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सेट हो जाता है, ठीक है। इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता दोबारा से। ये वाला प्लास्टिक आप पिघला के दूसरा प्लास्टिक नहीं बना सकते, दूसरे आकार की चीज नहीं बना सकते। फिर आप बता देना कि हमारे घर में आधी से ज्यादा चीजें जो है वो प्लास्टिक की ही पाई जाती हैं, ठीक है। ये बैकलाइट वाला मत करना, इतना डिटेल में मत जाना। इसके बाद ईंधन वाला भी कर लेना। फ्यूल्स, अलग अलग टाइप के फ्यूल्स होते हैं बेटा आपके, ठीक है। जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, कोल गैस हो गई, ठीक है। ये सारे आप अपने बुक से पढ़ लेना, ये आसान आसान सी चीजें हैं। उसके बाद लेसन प्लान है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसन प्लान नहीं समझाऊंगी, ये ऑलरेडी बता रखा है। यूनिट दे रखा है, यूनिट प्लान दे रखा है इसमें। लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंस दे रखी है, ठीक है। हर्बर्ट का लेसन प्लान बता रखा है, वो भी मैंने तुम्हें बता रखा था। हर्बर्ट का 5 उसने स्टेप्स दिए थे। RCME का दे रखा है, ठीक है। यूनिट 5 तुम्हारी हो गई। जरा यूनिट 4 पे आओ। यूनिट 4, यूनिट 4 पे आओ, पेज नंबर 247 पे। इसमें बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। यूनिट 4 जो है तुम्हारी, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेकर आती है, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके। जैसे कि पहला ही जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, संप्रत्यय मानचित्र। जैसे आप सबने ये चीज की होगी बचपन में, हम सब फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, होता है ना। कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया CDP, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रोथ, यहाँ पे हमने लिख दिया डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इसके हिस्से कर दिए, इसमें हमने लिख दिया मान लीजिए फिजिकल, इसमें हमने ऐसे 4 हिस्से बना दिए, PCSE, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया मोटर, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया मोटर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया लैंग्वेज, यहाँ पे हमने लिख दिया इमोशंस, यहाँ पे भी इमोशंस लिख दिया, मॉरल लिख दिया। इस तरीके से जो आप एक चार्ट बनाते हो, फ्लो चार्ट, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग से क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है बेटा, उसको आपने इस तरीके से एक फ्लो चार्ट के रूप में दर्शा दिया, और अब आपने कॉन्सेप्ट का एक रास्ता बना दिया, एक मैप जैसा बना दिया, मानचित्र जैसा बना दिया। अब आपके लिए ये चीज समझना आसान हो गया है, ठीक है। इस चीज को कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं। बना के दिखा देना और पढ़ लेना इसको बुक में से थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा, वो आता है चार्ट। तो भाई चार्ट क्या होता है, चार्ट वो होता है जिसके ऊपर हम बच्चों को कोई भी चित्र बनाकर जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर उनसे उसके आधार पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इन चार्ट्स को हम वॉल्स पे लगा देते हैं, ताकि बच्चे जो है जब भी क्लास के अंदर आए दिन आकर वो इन चीजों को देखें और कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। ये जो चार्ट्स होते हैं इनका साइज बेटा सही होना चाहिए, ताकि क्लास में बैठे हुए लास्ट सीट वाले बच्चे को भी नजर आए, ठीक है। डिटेल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक एक चीज बच्चों को समझ आए। यूजफुल होना चाहिए, बच्चों की काम का होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इस चार्ट पेपर के अंदर, ठीक है। अपकीप होना चाहिए, यानी कि अगर चार्ट पुराना हो गया तो उसको हटा दो, नया बना लो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे कुछ टाइप्स ऑफ चार्ट्स दे रखे हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ट में जैसे बेटा एक टेबल चार्ट होता है। टेबल चार्ट इस तरीके से होता है ना, जिसमें हम लोग टेबल बना देते हैं, टेबुलर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर एक तुम्हारा ट्री चार्ट होता है। ट्री चार्ट में इस तरह से पेड़ बना के हम अलग अलग चीजें बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। फिर एक तुम्हारा फ्लो चार्ट होता है, जो भी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट मैपिंग में, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे बटी हुई होती हैं चीजें। फिर तुम्हारा
एक टाइम चार्ट होता है, टाइम चार्ट जैसे रेलवेज वगैरह में लगा रहता है, यहाँ पे टाइम लिखा रहता है, यहाँ पे तुम्हारा डेस्टिनेशन लिखा रहता है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक ग्राफ चार्ट होता है बेटा, ग्राफ चार्ट में तुम्हारे अलग अलग चार्ट्स होते हैं इस तरीके से, बार ग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ओके। उसके बाद यूटिलिटी क्या है चार्ट्स की, भाई चार्ट्स की मदद से हम बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं, वही सारी चीज़ बता देना, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से, एक अच्छा टीएलएम है। इसके बाद बेटा वापस यूनिट प्लान आ गया, ठीक है, यूनिट प्लान नहीं पढ़ाऊंगी मैं, पढ़ाई भी चीज़ें हैं ये, इसको खुद से पढ़ लेना यूनिट प्लानिंग को, ठीक है, एडवांटेज लिमिटेशन ये सारी चीज़ें। फिर ये प्रारूप दे रखा है, ये भी नहीं कराऊंगी। पेज नंबर 259 पे आ जाओ, 259 पे ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स कौन से एड्स होते हैं बेटा, एक तो जिनको हम देख सकते हैं और एक हम जिनको सुन सकते हैं, ठीक है, देख और सुन सकते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, ठीक है, फिल्म्स हो गई, फोन हो गया, ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इनमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके बाद आपके अलग अलग एड्स दे रखे हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि ऑडियो दे रखे हैं, ऑडियो में सिर्फ वो आएंगे जिसमें आप सुन सकते हो, ठीक है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। फिर आपके एक आ जाएंगे बेटा विजुअल एड्स, विजुअल एड्स वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया। फिर आपके ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स में आप दोनों देख और सुन दोनों सकते हो, तो टीवी हो गया, फिल्म हो गई, ठीक है। और एक आ जाता है बेटा आपका एक्टिविटी एड्स, एक्टिविटी एड्स वो होते हैं जिसमें हम क्राफ्ट वगैरह करा के हैंड ऑन एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर इनके नाम वगैरह दे रखे हैं सबके, यही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो बता देना। इसके बाद हार्डवेयर वार्डवेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशंस, ऑडियो विजुअल एड्स में क्या सावधानियां करनी चाहिए, एक तो अप टू डेट हो, ठीक है, रखने की जगह होनी चाहिए इनको अच्छे से, प्लेस टू कीप, ठीक है। इसके बाद नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, बहुत छोटा बहुत बड़ा टीएलएम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यूजफुल टीएलएम बस रखने हैं, जो मीनिंगलेस टीएलएम है उनको हटाते जाओ। ब्रीफ होना चाहिए आपका एड, सिंपल होना चाहिए आपका एड, क्लियर होना चाहिए आपका टीचिंग एड, ठीक है, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, बच्चों की नीड के हिसाब से होना चाहिए, उनके लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, ये बता देना। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही सब बता देना। फिर तुम्हारे ऑडियो विजुअल एड्स के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पेज नंबर 267 पे आओ। ईवीएस के अंदर प्रयोग की जाने वाली कुछ सामान्य दृश्य श्रव्य सामग्री की विवेचना कीजिए, ठीक है, कुछ एवी एड्स के नाम बताने। तो जैसे पहला हो गया बेटा इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि अगर मैं एप्पल के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं असली का एप्पल ही लेकर आ गई, ठीक है, असली का एप्पल लेकर आ गई, ये रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा मैप्स, ईवीएस के अंदर हमें बच्चों को जगहें लोकेट कराने में आसानी होती है, तो हम उन्हें मैप्स के जरिए से पढ़ा सकते हैं, मानचित्र के जरिए से। फिर आती हैं पिक्चर्स, ठीक है, हम बच्चों को पिक्चर्स दिखा दिखा के, इलस्ट्रेशंस दिखा दिखा के चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कुतुब मीनार दिखा दिया, ठीक है, जैसे कि आपका ताजमहल दिखा दिया, इस तरीके से, जहाँ हम लेके नहीं जा सकते उनको। फिर मॉडल्स, मॉडल्स में बेटा वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम क्लास के अंदर लेके नहीं आ सकते, तो उनका मिनिएचर बना देते हैं,
ठीक है, जैसे कि मैंने सोलर सिस्टम बना दिया, पूरा सोलर सिस्टम को मैं क्लास में ला नहीं सकती, तो मैंने सोलर सिस्टम का मॉडल बना के दिखा दिया। ओके, और क्या यूज होगा ईवीएस में? स्केचेस और डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स पढ़ा पढ़ा के दिखा दिखा के कराते हैं हम। ग्राफ शो करते हैं बच्चों को हम। ठीक है, चार्ट शो करते हैं। ये सारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं आपके। और एक होता है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड जो होता है बेटा, वो होता है जिसके ऊपर आपके चीजें जो होती है वो चिपक जाती है, एक तरीके से मैग्नेटिक बोर्ड होता है ये। ठीक है, आप इसमें कुछ चिपकाते हो वो चिपक जाता है। इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स की इम्पोर्टेंस क्या है भाई एजुकेशन में? तो भाई ऑडियो विजुअल एड्स से बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ केंद्रित होगा, मोटिवेट होंगे, नयापन आएगा, स्पष्टता क्लियर होगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी, रटेंगे कम, एक्टिव रहेंगे, उनके सेंसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। ये सारी चीजें बता देती हूँ। फिर पेज नंबर 275 पे लोकल रिसोर्सेज दे रखी हैं। ऑडियो विजुअल एड्स की बेटा एक और चीज़ है कि ऑडियो विजुअल एड्स ऐसा होना चाहिए जो आपके लोकली में इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, आपकी लोकेलिटी में इजीली अवेलेबल हो। तो टाइप्स ऑफ लोकल रिसोर्सेज में वही सारी चीज़ें हैं, अगेन विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स आपका। ठीक है, रिपीटेड है ये। लोकल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस ये है कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, आपके एरिया में मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर आता है कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स समुदाय संसाधन, सामुदायिक संसाधन। समुदाय क्या होता है? समुदाय वो एरिया होता है जिस जगह पे हम रहते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको कम्युनिटी बोला जाता है, जो उस एरिया की देखभाल करते हैं। ठीक है, उस एरिया की तरक्की में, डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑफ ह्यूमंस या पीपल। ठीक है, इसके अंदर उस जगह पे रहने वाले जो लोग होते हैं उसमें आपस में भाईचारे की भावना होती है, मिलजुल कर सब रहते हैं। ठीक है, एक समुदाय की अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, अलग अलग समुदाय होते हैं, आप एक एरिया से दूसरे एरिया में निकलो, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है एक। ठीक है, एकता होती है, गली के सारे लोग मिलके जो है एक साथ रहते हैं, कोऑपरेशन बना रहता है इन लोगों के बीच में। एक दूसरे के ट्रेडिशन और वैल्यूज जो होते हैं बेटा, इनको ये कॉमन भी होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू किया जाता है। ये विशेषताएं हो गई। इसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है कि कम्युनिटी जो है बेटा म्यूजियम वगैरह खुलवाती है। ठीक है, कम्युनिटी पार्क्स वगैरह खुलवाती है एरिया में। ठीक है, कम्युनिटी की वजह से बच्चे ट्रिप्स पर जा पाते हैं और नई नई जगहों का एक्सप्लोरेशन कर पाते हैं। ठीक है, फेयर्स लगते हैं, मेला वगैरह लगता है तुम्हारा, एग्जीबिशंस लगते हैं कम्युनिटीज की वजह से। ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये बता देना फिर। इसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्ट वाला रीड कर लेना, बस काफी खास नहीं है ये क्वेश्चन। इसके बाद फिल्म वाला भी रीड कर लेना बस। फोटोग्राफ्स जो होती हैं, फोटोग्राफ और पिक्चर्स, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें ना आप पिक्चर वाला पढ़ लेना, जो आपका पेज नंबर कहाँ से पढ़ोगे? पेज नंबर 290 से, जो पिक्चर वाला है। ठीक है, इसी के जैसे ही फोटोग्राफ वाला लिख देना, तो फोटोग्राफ वाला इतना आ नहीं रखा। ठीक है,
तो गुड पिक्चर्स क्या होती हैं भाई, वो चित्र होते हैं जिनको दिखा के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छे चित्र कैसे होंगे कि भाई उनका साइज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, ठीक है, सही जगह पे इस्तेमाल करने आने चाहिए, रेशो अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए उस पिक्चर के अंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता देनी है। फिर तुम्हारा मैप आ जाता है। मैप्स भैया मानचित्र लोकेट करने के लिए, ये किसके लिए यूज होता है बेटा, पोजीशन पता लगाने के लिए, लोकेशन के लिए, कि कोई चीज कहाँ पर है, कौन सी, कि ये जो एरिया है, ये जो देश विदेश है, ये कहाँ पर है, ठीक है। अब मैप जो होता है हमारा, इसको आप डिस्क्राइब कर देना कि एक तो इसमें सिंबल्स होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं बेटा, इसकी मदद से, जैसे कि रेलवे के लिए आपको ऐसे लाइन दिखेगी मैप्स में, है ना, पेड़ के लिए इस तरीके से दिख जाएगा, नदी के लिए इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए इस तरीके से दिख जाएगा, मंदिर के लिए इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। अब ये क्या है, ये जो सिंबल्स है ना बेटा, ये सारे देशों ने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, क्योंकि सब देशों की भाषा अलग अलग है, तो सारे देशों ने मिलके कुछ सिंबल्स बनाए जिन्हें कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है, और ये बात कही कि भाई ये सिंबल सारे देश यूज करेंगे अपने मैप्स में, ताकि कोई भी देश से बंदा किसी भी दूसरे देश में जाता है तो वो इन सिंबल्स को पढ़कर जो है उस जगह को ढूंढ ले। अब यहाँ वो देख रहा है, उसको पता है इसका मतलब पेड़ है, तो वो पेड़ समझेगा कि यहाँ पे जंगल बंगल है, ठीक है। यूज क्या होता है मैप का, कि भाई आप डायरेक्शंस पता लगा पाते हो, आप डिस्टेंस पता लगा पाते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे लिखा है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, स्केल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, तो एक स्केल भी होता है इसमें। इसके बाद ये दोनों चीजें बस बता देना इसमें। फिर टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप में बेटा आप बताना, एक तो पॉलिटिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसके अंदर आपकी देश विदेश की या राज्य से राज्य की बाउंड्री शो होती है, ठीक है, राजनीतिक मानचित्र जिसको हम बोलते हैं। फिर एक फिजिकल मैप बता देना, फिजिकल मैप वो होता है बेटा जिसके अंदर हमारी क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, है ना, डेजर्ट, ये शो किए जाते हैं। इसके बाद ओके, एक मैप होता है बेटा तुम्हारा जिसपे क्वेश्चन आ रखा है 2 मार्क्स में, कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप जो होता है बेटा, ये लार्ज स्केल पे बनता है, ठीक है, जैसे कि एक खेत ले लिया है पूरा का पूरा, है ना, तो इस पूरे खेत का मैप जो है वो बनाया जाएगा, इसमें पूरा इसका दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये खेत है, प्लान क्या है इस खेत को बनाने का, ठीक है, इसकी सीमाएं दिखाई जाएंगी। किसी इंसान का घर जो होता है, जैसे घर है, वो एक लार्ज स्केल पे बनता है, उसमें एक एक चीज दिखाई जाती है, यहाँ कमरा है, यहाँ सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ किचन आ जाएगी, यहाँ गैलरी होगी, ठीक है, तो प्लान दिखाया जाता है, एक प्लान दर्शाया जाता है इसके अंदर। और एक आपका इसमें बस ये कर लेना, मैप्स की यूटिलिटी वही सब बता देना वापस से। पेज नंबर 301 पे जो तुम्हारा पर्वत पठार घाटियां वाला दे रखा है, तो पर्वत तुम्हारे माउंटेन्स होते हैं उनके बारे में कुछ बता देना, पठार प्लेट्यूज के बारे में बता देना, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, ठीक है, और घाटियां धरातल, सॉरी क्या होते हैं हमारे, घाटियां प्लेन्स हो गई, मैदान, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। इसमें तुम्हारा
पेज नंबर 311 पे आओगे तो रिफ्लेक्टिव जनरल हमने किया था, ठीक है। मैथ्स में रिफ्लेक्टिव जनरल किसमें किया था हमने, ये सीडीपी में किया था। जो बच्चे खुद से अपनी डायरी बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि मुझे क्या करना है। और पेज नंबर 308 पे अगर आओगे, ठीक है, तो उसके अंदर टीचर डायरी दे रखा है। तो बेटा टीचर डायरी जो होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो टीचर इसमें जो तुम्हारे ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके बारे में लिखती है, ठीक है। वीक स्टूडेंट्स के बारे में लिखती है। तो क्या होता है कि अगर उसे कहीं पे जरूरत पड़ रही है तो वो ब्रिलियंट बच्चों को छाट के यहाँ से निकाल लेगी। वीक स्टूडेंट्स पे कैसे काम करना है, क्या उनको सही करना है, ये ठीक कर लेगी। अपने लेसन प्लान बनाती है वो इसके अंदर, ठीक है। अपना बच्चों के मार्क्स वगैरह लिखती है इसके अंदर, ठीक है। बच्चों के एनेक्डोट्स बनाती है इसके अंदर। एनेक्डोट्स होते हैं बच्चे की कोई ऐसी बात है जो उसको याद रह गई है वो लिख लेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये टीचर्स डायरी में वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती है जो उसके काम को आसान बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है। ये तुम्हारी यूनिट 4 खत्म हो गई। उसके बाद मैं देखती हूँ बेटा इसका ना, मेरे को ना यूनिट 3 नहीं मिल रही। पता नहीं कैसे मैंने यूनिट 3 के नोट्स नहीं बना रखे, लेकिन फिर भी मैं आपको ना यूनिट 1 2 4 और 5 का मैं देखती हूँ पीडीएफ। अगर मेरा फ़ोन बना देता है, इतनी ताकत है उसमें, तो मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूँगी। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। ईवीएस की इंग्लिश की बुक में ना बहुत कुछ नहीं है, तो वो परेशानी मैं जान रही हूँ क्योंकि वो हमें भी आई थी बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, मैं अभी ना अपने उनसे बोलती हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे अगर किसी के पढ़ा होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे शेयर किया था सबने एक दूसरे के साथ जिसने जो नोट्स बनाए थे। बस यूनिट 3 देखो मुझे नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, कहाँ है यूनिट 3। मेरे मेरे खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे मिस हो गई यूनिट 3, कैसे मैंने बनाई है। क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिखना। पूछती हूँ मैं टेलीग्राम पे, शायद किसी के पढ़ा हुआ होगा तो। बाकी बाकी की 4 यूनिट में बना के भेजती हूँ बेटा, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, है ना। मैम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, हाँ यूट्यूब पे वीडियोस डल रही है बेटा। मैंने उसकी मैथ्स की डालनी शुरू कर दी है। इंग्लिश तक सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मैथ्स की 3 पढ़ गई हैं मेरे ख्याल से, 2 रह रही हैं, और फिर ईवीएस की पढ़ जाएगी। वो थोड़ा एडिटिंग, कभी कभी ना मैं सेव करना भूल जाती हूँ उसको, वीडियो को। तो वो सेव करने से क्या होता है कि वो रिकॉर्ड